आज हम लोग पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स विथ फॉर फीचर ओवर सब्सक्रिप्शन। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग कोई भी शेयर को जो कंपनी इशू करती है तो कंपनी का अपना खुद का एक एक्ट होता है और वो एक्ट हो गया कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 ये एक अमेंडेड एक्ट है। अमेंडेड का मतलब है ऐसे तो कंपनी का जो एक्ट है वो 1956 को बनी थी, बट 2013 में इसमें कई सारे चेंजेस को लाया गया। मतलब एक न्यू कन्वेंशन को दिखाया गया यहाँ पर, जिसको हम लोग 2013 एक्ट के नाम से अभी जान रहे हैं। सो अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 में जब कोई भी कंपनी को पैसे की आवश्यकता होता है, व्हेन द कंपनी नीड्स मनी, कंपनी को जब भी पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी के पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। उसमें से पहला ऑप्शन हो गया शेयर्स को मार्केट में इशू करना। इसके अलावा डिवेंचर्स भी इशू कर सकती है। इसके अलावा कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट्स भी मांग सकती है। लेकिन उनमें से ये जो पहला टॉपिक है शेयर्स को मार्केट में इशू करना, ये सबसे खास टॉपिक माना जाता है। यानी कंपनी के पास एक अधिकार होती है कि वो पब्लिक को अपना शेयर को बेचे, और ये वही कंपनी कर सकती है जो पब्लिक नेचर का हो। यानी कंपनी में अगर बात टाइप्स की किया जाए तो अभी तो कंपनी में 3 टाइप के कंपनी होते हैं, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी। बट पब्लिक कंपनी को यह अधिकार दिया गया है अंडर द एक्ट ऑफ 2013 कि वो अपना शेयर्स को पब्लिक में भी इशू कर सकता है। तो कोई भी कंपनी जब भी पब्लिक में अपना शेयर्स को इशू करेगा, यानी पब्लिक को अपना शेयर बेचेगा, तो पब्लिक से उसको क्या मिलेगा? कंपनी को पैसा प्राप्त होगी। कंपनी एक हेल्प ये भी करती है कि आपसे जो भी पैसा लिया जाएगा एक एक अंश के बदले में, एक एक शेयर्स के बदले में, सपोज मान लेते हैं कि एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो यहाँ पर आपसे एक बार में 10 रुपया वन टाइम यानी एट ए टाइम नहीं ली जाएगी। आपको थोड़ा सा समय दिया जाएगा, इंस्टॉलमेंटली आपसे वो 10 रुपया वसूल किया जाएगा। बात अगर हम लोग कंपनी के शुरू से करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। हम जस्ट उस मुद्दे पे आते हैं जब कंपनी अपना शेयर्स को पब्लिक में इशू करती है और किस प्रकार करती है, उसके पैसे को किस तरह से वसूल किया जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन इसमें क्या टॉपिक होता है, कॉल सिनेरियर्स क्या होता है, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम में इशू करना क्या होता है, एंड फॉर फीचर क्या होता है, उस पूरे टॉपिक को हम लोग इसमें एक वीडियो में कवर करते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कंपनी अपना 10,000 शेयर मार्केट में इशू करना चाहता है, 10,000 शेयर्स, ठीक है। और ये 2 तरह के शेयर्स हो सकता है, आइदर इक्विटी शेयर्स भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि विच टाइप ऑफ शेयर्स आर इशूड बाय द कंपनी, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ पर हम लोग ये नहीं बता रहे हैं कि इक्विटी शेयर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होती है। इतना तो कॉन्सेप्ट आपको होगा ही कि इक्विटी शेयर एक्चुअली कंपनी का जो भी खरीदेगा, इक्विटी शेयर्स विल बी कॉल्ड एक्चुअल ओनर ऑफ द कंपनी। बट जो प्रेफरेंस शेयर्स खरीदता है उसको हम लोग एक्चुअल ओनर नहीं कहते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर कंपनी इनके पैसे को रिडम्पशन करके वापस कर सकती है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं, जिसको इक्विटी शेयर बेची जाती है, उसका शेयर्स को कंपनी कभी भी वापस नहीं करते हैं। यानी हमेशा हमेशा के लिए वो शेयर पब्लिक का ही हो जाता है। पब्लिक एक दूसरे के बीच में अपना शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन कभी भी कंपनी इसका रिडम्पशन नहीं करती है इक्विटी शेयर्स का। तो लेट एग्जांपल ले लेते हैं कि 10,000 इक्विटी शेयर मार्केट में इशू किया जा रहा है, जिसका एक एक शेयर की कीमत है 10 रुपया। सपोज मान के चलते कि कंपनी चाहती है कि 10 रुपया के साथ 2 रुपया प्रीमियम भी ज़्यादा ले। प्रीमियम लेने का मतलब अगर कंपनी को कॉन्फिडेंस है कि हमारा शेयर मार्केट में बिकेगा, मेरा अच्छा गुडविल बनाया हमने, हमारा शेयर मार्केट में इशू अगर करेंगे तो पब्लिक आराम से खरीद लेगा, तो कंपनी अपना 10 रुपया वाले शेयर्स को अधिक रेट में भी बेच सकती है। ये जो 10 रुपया है, दिस इज नॉन फेस वैल्यू, और ये जो एक्स्ट्रा आपसे लिया जाएगा उसको हम लोग कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम के रूप में। कभी भी कोई भी कंपनी नाउअडेज, अभी के दिन में कोई भी कंपनी अपना फ्रेश शेयर्स को, फ्रेश शेयर मतलब फर्स्ट टाइम जो शेयर इशू करती है, उसको कभी भी डिस्काउंट में इशू नहीं किया जा सकता। जब भी इशू करेगा विथ प्रीमियम में ही इशू करेगा, या फिर एट पार में, एट पार मतलब 10 का 10 रुपया में इशू करेगा। अभी ये जो 10 + 2 रुपया यानी प्रीमियम के साथ है, कंपनी इसका पैसा किस प्रकार आपसे वसूल करेगी। मान लेते हैं कि कंपनी ने आपसे कहा कि भाई अगर आप अपना शेयर खरीदना चाहते हो, यानी कंपनी का शेयर अगर खरीदना चाहते हो, तो सबसे पहले आप कंपनी में आके आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करो। आप चाहे जितना भी नंबर ऑफ शेयर खरीदना चाहो, एक फॉर्म में काफ़ी है। एक फॉर्म में उसमें मेंशन करना होगा कि हाउ मेनी शेयर्स वांट टू परचेज। सपोज मान लो आप 100 शेयर खरीदना चाहते हो, तो 100 शेयर्स के लिए आपको एक एप्लीकेशन मनी जमा करना होगा। मानकर चलते हैं कि एप्लीकेशन का जो रेट है वो कंपनी ने डिसाइड किया 2 रुपया।
यानी आउट ऑफ 12 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम जो 2 रुपया है, इसमें 2 रुपया आपको फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन के फॉर्म में सबमिट करना होगा। अगर आप एक शेयर खरीदना चाहते हो तो 2 रुपया सबमिट करो। अगर आप 50 शेयर खरीदना चाहते हो तो 50 × 2 यानी 100 रुपीज यू हैव टू बी पे एज एप्लीकेशन मनी। आपको सबसे पहले कंपनी को पैसा देना होगा, फिर कंपनी इस पैसे को अपना कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। यानी पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा, फिर कंपनी उस पैसे को क्या करेगी, अपना कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। तो कंपनी अगर 10,000 शेयर बेचना चाहता है इस पब्लिक में, तो हो सकता है कंपनी के पास इस 10,000 के बदले 10,000 शेयर का एप्लीकेशन आए, हो सकता है 8,000 एप्लीकेशन आए, और ये भी हो सकता है कि 10 से ज्यादा यानी 12,000 14,000 एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट हो। यानी एग्जैक्टली 10,000 एप्लीकेशन भी आ सकता है, बिलो 10,000 भी आ सकता है, और मोर देन 10,000 भी एप्लीकेशन आ सकता है। अगर कंपनी के पास 10,000 से नीचे आता है तो कंपनी पे मर्जी होती है कि कंपनी इशू करेगा या नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर 10,000 शेयर इशू किया है कंपनी और उसका 90% से नीचे आता है एप्लीकेशन, मीन्स 9,000 से नीचे आता है, 8,000 आता है, 8,500, तो वो दादागिरी कंपनी का रहेगा कि कंपनी अपना शेयर मार्केट में इशू करेगा या नहीं। क्योंकि कंपनी वहां पर रिफ्यूज भी कर सकता है, वो ये भी बोल सकता है नहीं हम 10,000 बेचना चाहते हैं लेकिन उतना एप्लीकेशन आया नहीं, अगर बिलो 90% आए तो। लेकिन अगर 90% से ज्यादा मीन्स 9,000 एप्लीकेशन आया, 9,200 आ गया, तो फिर कंपनी इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती है, तब तो कंपनी को बेचना ही पड़ेगा, अपना बात से इनकार नहीं कर सकता अगर 90% से ज्यादा आ जाए तो। बट अगर कंपनी के पास एप्लीकेशन 10,000 से भी ज्यादा आता है, 11,000 एप्लीकेशन आ जाता है, 10,500 एप्लीकेशन आ जाता है, तो हम लोग इसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन की दशा में एक बात तो जान लो कि कंपनी कभी भी 10,000 से ज्यादा अलॉट कर ही नहीं सकती। अगर कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया है तो कंपनी अलॉट भी 10,000 ही करेगा। अगर एप्लीकेशन उसके पास 12,000 आ गया तो उस 2,000 जो एक्सेस आया, या तो उसका पैसे को वापस कर देगा, या तो फिर कंपनी उसका पैसे को एडजस्ट भी कर सकता है। तो उस टॉपिक को हम लोग कहेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। तो बाद में आते हैं। तो चलो, सबसे पहले कंपनी के पास नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आते हैं, वो हमें नोटिस करना है कि कितना एप्लीकेशंस आया, लेस देन 10,000 आया, मोर देन 10,000 आया, या फिर एग्जैक्टली 10,000 आया। तो एप्लीकेशन का रेट कंपनी ने डिसाइड किया कि 2 रुपया चाहिए। फिर कंपनी ने डिसाइड किया कि जब हम आपका शेयर्स को अलॉट करेंगे आपके नाम पर, तब आप हमको 5 रुपया दे देना। 5 रुपया में वो मेंशन कर दिया कि 3 रुपया मेरा रहेगा, 2 रुपया प्रीमियम, यस प्रीमियम करेगा। तो इस तरह से 5 और 2 7 रुपया हो गया आउट ऑफ 12 रुपया में। फिर कंपनी ने कहा कि फिर हमको जब जरूरत पड़ेगा हम आपको कॉल करेंगे, दैट इज फर्स्ट कॉल। मान लो इसमें कंपनी ने 3 रुपया मांगा, तो अभी तक हो गया 5 2 7 3 10 रुपया, और 2 रुपया मांगेगा। लास्ट में 2 महीना या 3 महीना बाद कंपनी को फिर पैसे की जरूरत पड़ी, कंपनी ने फाइनली 2 रुपया मांग लिया। इस तरह से कंपनी ने आपसे 12 रुपया का मांग किया, नॉट एट ए टाइम, 4 टाइम्स में आपसे पैसा लिया गया। इसका ड्यूरेशन हो सकता है 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, कुछ भी। तो इससे शेयर होल्डर्स को एक सुविधा क्या हुआ, उसको एक बार में 10 रुपया करके पे करना नहीं पड़ा। वो अपने सुविधा के अनुसार, कंपनी भी अपने सुविधा के अनुसार मांगता गया, वो लोग भी पे करता गया। तो इस तरह से शेयर होल्डर अपना शेयर्स को परचेज करता है और अपना पेमेंट करता है। अब सवाल होता है कि ये जो 10,000 शेयर मार्केट में इशू किया जाता है, कोई एक पर्सन तो खरीदता नहीं है। 10,000 शेयर्स को खरीदने वाले हजारों पर्सन हो सकते हैं, 500 पर्सन भी हो सकते हैं। तो जितने भी शेयर होल्डर मिलकर इन 10,000 शेयर्स को खरीदा होगा, उनको इसी तरह से एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल में पेमेंट करना रहता है। मान लेते हैं कि 10,000 शेयर्स को खरीदने वाले कई सारे लोग हैं, एप्लीकेशन में तो सबने पैसा दिया ही होगा, अलॉटमेंट भी जब पैसा मांगा, चलो ये भी मान लेते कि पूरे के पूरे 10,000 शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया। बट बात जब फर्स्ट कॉल की आई, बात जब फाइनल कॉल की आई, तो इन 10,000 में से एक शेयर होल्डर जिसके पास 1,000 शेयर था, उसने किसी कारण से, चाहे जानबूझकर हो या किसी मजबूरी में हो, उसने फर्स्ट कॉल का 3 रुपया करके 3,000 रुपया नहीं दे पाया, फाइनल कॉल का भी 1,000 शेयर्स का 2 रुपया करके 2,000 रुपया नहीं दे पाया। तो इस नहीं दे पाने को हम लोग कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स। अगर कोई शेयर होल्डर किसी कारण से अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, फाइनल कॉल में पैसा नहीं दे पाता, तो उसको हम लोग कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं। तो जब कॉल्स इन एरियर्स फर्स्ट कॉल में भी नहीं मिला, फाइनल कॉल में भी नहीं मिला, मानकर चलो, तो यहाँ पर कंपनी आगे जाकर इस पर कुछ डिसाइड करती है, कोई डिसीजंस वगैरह लेती है। क्या लेती है आगे बताते हैं। अभी जैसे कि मान लो किसी एक शेयर होल्डर ने, जिसके पास 1,000 शेयर्स का मालिक था, जिन्होंने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया, चाहे वजह कुछ भी क्यों ना, उसी तरह कोई दूसरा शेयर होल्डर है जो 500 शेयर्स का मालिक है, उससे जब अलॉटमेंट का 5 रुपया मांगा गया, उसने अलॉटमेंट का तो दिया ही, साथ में वो क्या किया, अपना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पेमेंट कर दिया। ऐसा भी कर सकता है कोई शेयर होल्डर, तो इसको हम लोग कहेंगे कॉल्स इन एडवांस।
यानी अगर तुम चाहो, अगर आप शेयर होल्डर हो तो आप चाहो तो आप एट ए टाइम पूरा पैसा आप दे सकते हो, कंपनी लेने से इनकार तो नहीं है करेगा। लेकिन अगर आप नहीं देते हो तो उसको कॉल्स इन एरियर्स, अगर आप एक बार में दे देते हो तो कॉल्स इन एडवांस कहलाता है। तो कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए बेनिफिट है, फायदा होता है, वो उसको पहले ही पैसा मिल गया। कॉल्स इन एरियर्स आपको आप नहीं दे पा रहे हो तो इसको हम लोग कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं। तो यहाँ पर जब आप कॉल्स इन एरियर्स करते हो, मान लेते हैं कि 1000 शेयर होल्डर जो जिसने फर्स्ट कॉल में नहीं दिया, फाइनल कॉल में नहीं दिया, उसने जब फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं दिया तो अब कंपनी को चिंता होने लगी कि भाई क्या बात है, फर्स्ट कॉल में भी नहीं दिया, फाइनल कॉल में भी नहीं दिया, एक काम करो इसके नाम पर नोटिस इशू करो। तो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिल बैठकर एक मीटिंग अरेंज करती है, फिर इस तरह के शेयर होल्डर्स को नोटिस इशू किया जाता है। और ये नोटिस जिस डेट में इशू होती है उससे लेकर अगले 14 दिन के अंदर उस व्यक्ति को इसका ड्यूज को क्लियर कर देना पड़ता है। उस व्यक्ति मतलब वो शेयर होल्डर जिसने नहीं दिया था। तो डेट ऑफ इशू से लेकर 14 डेज तक, नेक्स्ट 14 डेज के अंदर में अगर वो शेयर होल्डर अपना ड्यूज क्लियर कर देता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी कारण से वो भी नहीं पेमेंट कर पाता है तो फिर कंपनी को अपना स्टेप उठाना पड़ता है। वो कौन सा स्टेप? कंपनी अब वो बोलेगा कि भाई हम आपका जो शेयर हम आपके नाम पर अलॉट किए थे वापस वो शेयर अब मेरा हो जाएगा। यानी आपने अगर कोई पैसा हमें दिया है एप्लीकेशन के नाम पे, अलॉटमेंट के नाम पर, तो उस पैसे को आप अब भूल जाओ, क्योंकि गलती आपकी है, हम उस पैसे को आपको रिफंड करने वाले हैं नहीं। आपको नोटिस भी दिया, टाइम भी दिया, उसके बावजूद भी आपने पैसा नहीं दिया तो वो आप शेयर आपका नाम पर नहीं रहेगा, वो वापस कंपनी का शेयर हो जाएगा। और ऐसा करने को ही हम लोग कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। और आपको वो पैसा जो आपने ऑलरेडी हमें दे के रखा था एप्लीकेशन के नाम पर, अलॉटमेंट के नाम पर, उस पैसे को कंपनी फॉरफिट कर लेगी, यानी जब्त कर लेगी और उसे कंपनी फॉरफिटेड के नाम से जमा रखेगी। ऐसा करने को हम लोग कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अब वो शेयर वापस कंपनी, यानी वो जो 1000 शेयर्स था वो तो अब कंपनी का अपना हो गया, खुद का हो गया, लेकिन नाम तो वही रहेगा ना, फॉरफिटेड के नाम से वो जाना जाएगा। अब कोई बाइक बेचते हो, अगर उसको सेकेंड हैंड में वापस कर ले लिया जाता है, फिर उसको किसी और को बेचो, कितना भी नया रहे शेयर, लेकिन कहलाता है सेकेंड हैंड ही। उसी तरह ये शेयर एक बार रिजेक्ट हो गया था, फॉरफिट कर दिया गया है, अब इस शेयर के ऊपर एक टैग लग गया, दैट इज फॉरफिटेड शेयर्स के नाम से। अब वो शेयर भले ही कंपनी का हो गया, कंपनी चाहे तो इन फॉरफिटेड शेयर्स को अगेन किसी और को री इशू कर सकती है, फिर से किसी और को बेच सकता है। और जब ये इस तरह का शेयर्स यानी फॉरफिटेड शेयर्स को कोई भी कंपनी अगर री इशू करती है तो अब वो कंपनी उसे डिस्काउंट में भी री इशू कर सकता है, प्रीमियम में भी कर सकता है, एट पार में भी। यानी जैसे कि हमने शुरू में ही बताया कि कोई भी कंपनी अपना फ्रेश शेयर्स को डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकती है, इस मामले में नहीं, फॉरफीचर शेयर्स के मामले में कंपनी डिस्काउंट में भी री इशू कर सकती है। तो ऐसा करने को हम लोग री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स करते हैं। फिर फाइनली एक और एंट्री लास्ट में होता है इसके बाद, वो ये कि जिन शेयर्स को आपने फॉरफिट किया था, जिन पर आप कुछ पैसा कमाया था, उन शेयर्स को दोबारा जब आपने बेचा, मान लेते हैं कि आपने डिस्काउंट में बेचा, घाटे पर बेचा, सो हमको अब फाइनली चेक करना पड़ेगा कि उधर जो कमाए थे क्या उससे ज्यादा घाटा में हमने इशू किया या उससे कम घाटे पे इशू किया, या फिर फाइनली हमको उस फॉरफिटेड शेयर से कितना फायदा हुआ। इसको हमको एक वर्किंग्स के जरिए निकालकर एक एंट्री इसके लिए भी करना पड़ता है, जो हम लोग शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व के नाम से दिखाया करते हैं। तो इस तरह से हम लोग शेयर्स को फॉरफिट भी करते हैं। अब आते हैं हम थोड़ा सा ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक पर। जैसे कि हमने आपको बताया कि ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जितना शेयर आप इशू करते हैं उससे ज्यादा अगर एप्लीकेशन आपके पास आ जाए तो उसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन में होता क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन में जैसे मान लो तो कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया, कंपनी के पास 15,000 एप्लीकेशन आ गया, यानी एप्लीकेशन का रेट मान लेते हैं 2 रुपया है, तो कंपनी को मिलना चाहिए था 10,000 का 2 रुपया करके 20,000, जबकि कंपनी को मिला 10,000 इंटू 5 यानी 50,000 मिल गया, सॉरी 10,000 नहीं 15,000 एप्लीकेशन आया तो 15,000 इंटू 2 यानी 30,000 आ गया। अब कंपनी क्या करेगी, 10,000 इंटू 2 के हिसाब से 20,000 रुपया जो है वो तो उसका हक का पैसा है, वो उतना वो कैपिटल में ट्रांसफर करेगा ही, लेकिन जो 5,000 का पैसा, 5 दूनी 10,000 रुपया कंपनी के पास एक्सेस आ गया, अब इसका क्या करेगा? चलो हम मान लेते हैं कि उस टोटल 15,000 शेयर्स में से 2,000 शेयर्स को कंपनी रिजेक्ट कर दिया, यानी जिन 2,000 शेयर्स का 2 रुपया करके 20,000 कंपनी 4,000 रुपया कंपनी को मिला था, कंपनी ने उनका 4,000 रुपया उसका हाथ में लौटा के बोला कि भैया हम आपका शेयर नहीं ले पाएंगे, अलॉट नहीं कर पाएंगे, ऑलरेडी हमारे पास 10,000 से ज्यादा एप्लीकेशन आ चुका है, आप अपना पैसा वापस लो और घर जाओ। इसको हम लोग कहते हैं रिजेक्ट कर देना, यानी 2,000 शेयर्स का 2 रुपया करके 4,000 रुपया उसको देकर वापस कर दिया गया। बाकी जो बच गया 3,000 शेयर्स, यानी 15,000 में 2,000 गया तो बचा 13,000, हमको रखना था तो 10,000,
तो जो एक्सेस 3,000 बच गया उसका 2 रुपया के हिसाब से 6,000 रुपया, उस पैसे को कंपनी ने लौटाया नहीं। कंपनी ने क्या कहा कि ये 6,000 मेरे पास जमा रहने दो, क्योंकि आपने पूरा पैसा अभी तक दिया नहीं है, आपने तो सिर्फ अभी जस्ट एप्लीकेशन का ही पैसा दिया है, अभी तो आपको अलॉटमेंट का देना, फर्स्ट कॉल का देना, फाइनल कॉल का। तो जिन 3,000 शेयर्स का 2 रुपया के हिसाब से 6,000 रुपया दिया हुआ है, जिनका है वो उनसे ये कर सकता है। अगर आपने 10 मांगा था, आपको 10 ही दिए हैं, तो फिर आपका तो एक्सेस मनी मेरे पास नहीं है। जिनका एक्सेस मनी मेरे पास है, हम उन्हीं का पैसे को रख सकते हैं और उन्हीं से कह सकते हैं कि हम आपका पैसा को आगे जाकर एडजस्ट कर देंगे। तो मान लेते हैं कि जिन व्यक्तियों का 3,000 शेयर्स, हमारे 3,000 शेयर्स का 2 रुपया करके 6,000 मेरे पास जमा है, हम उनसे ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भैया आपको तो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में भी देना है, तो आपका ये पैसा हम आपको वापस नहीं करेंगे, बल्कि वो पैसा मेरे पास जमा रहने दीजिए। जब आपका अलॉटमेंट का देने का समय आएगा तो आप उस समय इस पैसे को एडजस्ट कर लीजिएगा, माइनस करके। अगर कुछ और बनता है तो आप हमको दे दीजिएगा। अगर एक्सेस रह जाता है तो फिर एक्सेस और बाकी पैसे को फर्स्ट कॉल में एडजस्ट किया जाएगा। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि एक्सेस मनी अलॉटमेंट में ही एडजस्ट हो जाती है। रेयर केस में देखने को मिलता है कि एक्सेस मनी जो है फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल तक भी वापस जा सकता है एडजस्ट होने में। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के मामले में एक्सेस मनी को या तो हम रिटर्न कर देते हैं या तो फिर एडजस्ट कर देते हैं। ऐसा करने को हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट करते हैं। नॉर्मली हम एक जर्नल बता के समझाते हैं कि 10,000 शेयर का कंपनी ने इशू किया था 2 रुपया के हिसाब से। कंपनी के पास एप्लीकेशन 15,000 आया, तो कंपनी का पहला एंट्री जो होगा वो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होगा। 15,000 इंटू 2 यानी 30,000 रुपया पहला एंट्री हुआ। जो एग्जांपल हमने लिया कि उस 15,000 में से 2,000 रिजेक्ट किया और 3,000 को एडजस्ट किया, उसका जर्नल एंट्री यानी सेकेंड एंट्री जो होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, वहां पर आप जाकर कितना लिखोगे भाई, 30,000 को लिखोगे जो 15,000 का मिला था, टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में जो आपने इशू किया था 10,000 इंटू 2 यानी 20,000 रुपया जाएगा टू शेयर कैपिटल। फिर जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, एडजस्ट कितना किया था 3,000 शेयर का 2 रुपया करके 6,000 अलॉटमेंट के नाम से जमा हो गया कि ये 6,000 रुपया अलॉटमेंट में जमा रहा। बाकी जो 2,000 शेयर्स का रिजेक्ट किए थे 2,000 इंटू 2 टू बैंक के नाम से चला जाएगा। सो फाइनल एंट्री हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट। कैपिटल में जाएगा 20,000 रुपया, अलॉटमेंट में जाएगा 6,000 रुपया और बैंक में जाएगा 4,000 रुपया। हो गया आपका पूरा 30,000 का एडजस्टमेंट। नेक्स्ट जब आप अलॉटमेंट का एंट्री करोगे, पहले तो आपको ड्यू एंट्री पास करना है। मान लेते हैं कि 3 + 2 यानी 2 रुपया प्रीमियम है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। शेयर कैपिटल में हो जाएगा 10,000 इंटू 3, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में हो जाएगा 10,000 इंटू 2। इस तरह से आपका 50,000 का एंट्री हो गया। अब जब आपका बैंक एंट्री होगा तो आपको ध्यान में रखना है कि कोई बंदा है जो 3,000 शेयर्स का 2 रुपया करके 6,000 रुपया आपके पास ऑलरेडी एडवांस में जमा रखा है। तो जब आप अलॉटमेंट का बैंक एंट्री करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, डायरेक्ट एंट्री भी आप कर सकते हो। यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे, जो हमको मिलने वाला था 50,000 रुपया, उस 50,000 में 6,000 ऑलरेडी लेस करके डायरेक्ट लिख देंगे 44,000। 6,000 हमको ऑलरेडी मिल चुका है। बट आप उसके जगह पर सब्स्टिट्यूट में ये एंट्री भी कर सकते हो, शेयर बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर अलॉटमेंट में लिख दो अपना 50,000 और वहां शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट में लिख दो 6,000 और बैंक में फिर वही 44,000 लिख दो। तो इस तरह से अलॉटमेंट का एंट्री हो गया। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का भी एंट्री करोगे जैसे आप करते हो। चलो अब हम आते हैं आपको फॉरफीचर के बारे में बताने। यहाँ पर जैसे कि हमने कहा था कि एक शेयर होल्डर है जो 1,000 शेयर्स का मालिक था, वो किसी कारण से फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में पैसा नहीं दे पाया, तो कंपनी ने नोटिस जारी किया। नोटिस के बावजूद भी पैसा नहीं मिला तो फिर कंपनी ने उसको फॉरफिट कर दिया। फॉरफीचर का एंट्री होगा कहाँ? अगर कंपनी फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर रही है तो फॉरफीचर का एंट्री फाइनल कॉल के बाद होगा। अगर कंपनी को फर्स्ट कॉल में पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर दिया, तो फॉरफीचर का एंट्री फर्स्ट कॉल के बाद होगा। तो आपको नोटिस करना है कि जिन शेयर्स को हम फॉरफिट कर रहे हैं उसको फॉरफिट कहाँ किया जाएगा, आफ्टर अलॉटमेंट, आफ्टर फर्स्ट कॉल या फिर आफ्टर फाइनल कॉल। चलो हम एग्जाम्पल के तौर पर हमने जो आपको बताया अभी कि उसको फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट किया जाएगा, तो फाइनल कॉल के बाद ही फॉरफीचर का एंट्री होगा। यानी फाइनल कॉल तक जैसे आप एंट्री करते हो वैसे ही करोगे। तो फॉरफीचर का एंट्री क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में अमाउंट कितना जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, जैसे कि हमने 1,000 लिया, इनटू इस 1,000 शेयर से हमने फाइनल कॉल तक मांगा था, यानी पूरे का पूरे 10 रुपया। प्रीमियम से कोई इग्नोर करो, अभी मेन फेस वैल्यू पे आओ। फेस वैल्यू 10 रुपया है और हमने इससे फाइनल कॉल तक मांगा यानी पूरा 10 रुपया मांग लिया। तो 1,000 इंटू 10
यानी 10,000 रुपया जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में। अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कभी डेबिट करते हैं, कभी नहीं करते हैं। पहले जाकर इन 1000 शेयर होल्डर से पूछो कि क्या इसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया? हाँ सर दे दिया। अगर इसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया तो फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इस बंदे ने अलॉटमेंट से ही पैसा देना बंद कर दिया होता तो मीन्स इसने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का भी पैसा नहीं दिया है, तो फिर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट करना पड़ता। टू करेंगे जिसमें नहीं दिया। अलॉटमेंट में नहीं दिया था तो 2 शेयर अलॉटमेंट, जैसे कि हमने एग्जांपल में अलॉटमेंट में दिया था। हमने एग्जांपल में क्या लिया था? फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल में नहीं दिया, तो क्रेडिट में जाकर लिखोगे 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल में कितना लिखोगे? वही सर 1000 शेयर्स का पैसा नहीं मिला था, फर्स्ट कॉल का 3 रुपया 3000, फाइनल कॉल में 1000 इंटू 2 2000 रुपया। तो आपने डेबिट में कितना लिखा था सर? 1000 इंटू 10 10,000 रुपया लिखा था। क्रेडिट में कितना हो गया? 3000 और 2000 5000 हो गया। तो बाकी का जो 5000 यानी एप्लीकेशन अलॉटमेंट का वो पैसा दिया था 5000, वो चला जाएगा 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में 5000। इस तरह से फॉरफीचर का एंट्री होगा। अगर इस 1000 शेयर होल्डर वाले ने अगर मान लो फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट का नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, फाइनल कॉल का पैसा कंपनी ने अभी तक मांगा ही नहीं, इस 1000 शेयर्स का जो ऑनर है इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, उसके बाद ही कंपनी फॉरफिट कर दिया, यानी फाइनल कॉल तक वेट नहीं किया, तो यहाँ पर फॉरफीचर का एंट्री फर्स्ट कॉल के बाद होगा और एंट्री हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। वहां होगा 1000 इंटू 8 नॉट 10, क्योंकि इससे फाइनल कॉल अभी तक मांगा नहीं दिया 2 रुपया, यानी 8 रुपया तक मांगा 1000 इंटू 8। और इस बंदे ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, इसीलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, जिसमें कितना हो जाएगा 1000 इंटू 2 रुपया, क्योंकि प्रीमियम का 2 रुपया नहीं दिया था। हमने बताया भी थोड़ा देर पहले कि प्रीमियम का पैसा अगर नहीं देता तो प्रीमियम को डेबिट में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 8, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 2, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 शेयर फॉरफिटेड। किसमें नहीं दिया था? अलॉटमेंट में नहीं दिया था। 1000 इंटू 5, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में 1000 इंटू 3, तो बाकी जो रेस्ट बच जाएगा वो हो जाएगा 2 शेयर फॉरफिटेड में। इस तरह से हम लोग फॉरफीचर का एंट्री करते हैं। अब इस 1000 में मानकर चलो कि आपने 800 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया। आप रीइश्यू 800 भी कर सकते हो, 1000 का 1000 भी कर सकते हो, लेकिन 1100 नहीं कर सकते हो। जितना है उससे ज्यादा आप रीइश्यू कभी कर ही नहीं सकते हो। अब आपको देखना होगा कि आपने रीइश्यू कितना में किया, पूरे 10 का 10 में, 10 का 9 में, 10 का 8 में, या 10 का 12 में। अगर आप 10 से 8 में करते हो, 10 का 8 में मतलब आपने डिस्काउंट में रीइश्यू किया, 2 रुपया डिस्काउंट में। चलो मान लेते कि 1000 शेयर आपने फॉरफिट किया, फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट किया, और उस 1000 में से 800 शेयर्स को आपने रीइश्यू कर दिया। तो जब आप रीइश्यू करते हो तो उसका क्या एंट्री हो जाएगा? तो रीइश्यू का एंट्री में पैसा आपके पास आ रहा, बैंक अकाउंट डेबिट, 800 शेयर रीइश्यू किया 8 रुपया करके, तो 800 इंटू 8 यानी 6400। 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, उसमें 800 इंटू 2 रुपया डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब आपका लॉस हो रही है। लॉस ऑलवेज बी डेबिटेड बाय द नॉमिनल अकाउंट नेचर। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट में कितना हो जाएगा? 800 इंटू 8। फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट में कितना हो जाएगा? 800 इंटू 2। टू शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा? 800 इंटू 10। इस तरह से हम लोग रीइश्यू का एंट्री करते हैं। और लास्ट में शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। जैसे कि हमने कहा कि जिन शेयर को आप रीइश्यू कर रहे हो उससे फाइनली आपने कितना फायदा किया। अभी जब आपने पहले फर्स्ट फॉरफीचर का एंट्री किया था फाइनल कॉल के बाद, वहां पर आपने क्रेडिट में लिखा था कि आपको 1000 शेयर में 5000 रुपया की बेनिफिट हुई है, फायदा हुई है। तो वो जो 5000 का फायदा था वो तो 1000 शेयर्स का था। तो आप क्या कर रहे हो? ये 5000 रुपया आपका फायदा हुआ। कितना शेयर में हुआ था? 1000 शेयर्स में हुआ। बट आपने क्या 1000 बेचा? नहीं, आपने बेचा 800 शेयर्स। तो इंटू 800 निकाल लो। तो ये जो आपका फायदा निकलेगा वो 800 का प्रोपोर्शनेट निकलेगा, माइनस इन्हीं 800 शेयर्स को जब आपने रीइश्यू किया 8 रुपया करके, तो 2 रुपया डिस्काउंट दिया था। यानी दूसरा जो एंट्री आपने किया था बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वहां पर फॉरफिटेड में आपने 1600 रुपया लिखा था। सो यहाँ पर देखो 5 5 8 40 4000 हो गया आपका इधर फायदा, लेकिन आपने 1600 रुपया का घाटा सहकर बेचा है। यानी फाइनली आपका 2400 रुपया का बेनिफिट इस 800 शेयर से हुई। इसका एंट्री हो जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इस तरह से ये लास्ट एंट्री हम लोग पास करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फॉरफीचर का टॉपिक। इसके बाद आते हैं हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रो राटा का टॉपिक। प्रो राटा होता क्या है? प्रो राटा का मतलब होता है अनुपातिक आवंटन, प्रोपोर्शनेटली अलॉटमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि कंपनी ने 40,000 शेयर इश्यू किया और उसके पास एप्लीकेशन जो आया वो 47,000 एप्लीकेशन आया। सपोज इशू कितना किया? 40,000 शेयर इशू किया ये, राइट। और एप्लीकेशन आया कितना? 47,000। और ये तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया सर। यस, एप्लीकेशन आया कितना? एप्लीकेशन
रिसीव, यानी अप्लाई हुआ 47,000 का। कोई भी कंपनी अब 40,000 से ज़्यादा तो अलॉट कर ही नहीं सकता। तो आउट ऑफ दैट 47,000 में 2,000 शेयर्स को कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया और वापस कर दिया। तो जो वापस कर दिया तो डायरेक्ट निकल गया, बच गया 45,000 शेयर्स। रेस्ट आर द अलॉटेड बाय द प्रोपोर्शनेट रेशियो या बाय द प्रोराटा रेशियो। इसका मतलब बोलना क्या चाह रहा है कि आउट ऑफ 47,000 में आपने 2,000 रिजेक्ट कर दिया, बच गया आपके पास 45,000। उस 45,000 में आप रखोगे कितना, जितना आपने इशू किया 40,000, यानी वो जो 5,000 एक्सेस का मनी है उस 5,000 शेयर्स का पैसे को आप एडजस्ट कर रहे हो। और आपको पता है कि एडजस्ट आपको अलॉटमेंट में ही करना रहता है, क्योंकि एप्लीकेशन का दूसरा स्टॉपेज जो होती है वो अलॉटमेंट होता है। तो यहाँ पर 47,000 जो शेयर्स है उस 47,000 में आपने 2,000 रिजेक्ट कर दिया, तो आपके पास बचा 45,000। उसमें आपने रखना है कितना, 40,000। तो यू कैन से हियर दिस 40,000 इज अलॉटेड, यानी 40,000 अलॉटेड हुआ आउट ऑफ कितना अप्लाइड में, 45,000 अप्लाइड में। 47,000 you have received application, but out of that 2,000 shares are rejected, तो rest 45,000 are called here applied shares and allotted कितना कहलाएगा 40। यानी आपका ये प्रोराटा का रेशियो बन गया कि 45,000 अप्लाई करने पर 40,000 अलॉट होगा, 4,500 का अप्लाई करने पर 4,000 का अलॉट होगा, 45 अप्लाई करने पर 40 अलॉटेड होगा। ये रेशियो बन गया आपका प्रोराटा रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोराटा ट्रीटमेंट होगा कब, ये सबसे बड़ी सवाल होता है। प्रोराटा अलॉटमेंट जो होती है वो अलग चीज होगी, प्रोराटा ट्रीटमेंट मेरे नज़र से, मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्रोराटा ट्रीटमेंट अलग चीज होती है। प्रोराटा ट्रीटमेंट हर क्वेश्चन में यूज नहीं होता। प्रोराटा अलॉटेड हो सकता है मैक्सिमम क्वेश्चन में। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब ही होता है अधिकतर प्रोराटा अलॉटमेंट, लेकिन प्रोराटा का एक्चुअल जो ट्रीटमेंट होती है वो कब होगा, उसके लिए सबसे पहला बात है कि आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन होना होगा। दूसरी बात है एक्सेस मनी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में किसी एक में एडजस्ट होना होगा, और जिसमें एडजस्ट हुआ, मान लेते हैं कि अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है और उसी अलॉटमेंट में अगर कोई बंदा पैसा नहीं देता है तब जाकर होगा वो प्रोराटा ट्रीटमेंट। लेकिन उसी बंदे का कैलकुलेशन को प्रोराटा में डाला जाएगा अगर उसका पर्टिकुलर पैसा एडवांस में अलॉटमेंट में जमा हो। तो अभी ए और बी, ए का मान लो कोई एडवांस है ही नहीं, ए 10 अप्लाई किया था 10 मिला है, ठीक है, इसका कोई एडवांस नहीं है और इसने अलॉटमेंट में नहीं दिया तो वो प्रोराटा ट्रीटमेंट में नहीं आएगा। मिस्टर बी जिसने 15 अप्लाई किया था 10 मिला था, यानी उसका 5 शेयर का पैसा अलॉटमेंट में जमा है, अगर बी पैसा नहीं देता है तब जाकर कहलाएगा प्रोराटा ट्रीटमेंट। यानी ओवर सब्सक्रिप्शन होना होगा और जिसमें आप एक्सेस मनी को एडजस्ट किए हो उसमें अगर वो बंदा जिसका पैसा ऑलरेडी जमा है कुछ, वो अगर नहीं देता अलॉटमेंट में तब जाकर प्रोराटा ट्रीटमेंट। ए भी तो नहीं दिया अलॉटमेंट में, लेकिन ये प्रोराटा ट्रीटमेंट में नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि इसका कोई भी पैसा एडवांस में नहीं रखा हुआ। जिसका रखा हुआ है वो अगर नहीं दे रहा है तो फिर हम कह सकते हैं कि वो प्रोराटा ट्रीटमेंट होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया 45,000 अप्लाई किया था, 40,000 अलॉटेड हुआ। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में इंडिकेट नहीं कर रहा है कि इस 45,000 को खरीदने वाले कौन है, 40,000 को किसको अलॉट किया गया, ऐसा कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप में नहीं दिया हुआ है, डायरेक्टली दे दिया। ऐसे 47,000 एप्लीकेशन आया, 2,000 रिजेक्ट हुआ, 45,000 में 40,000 अलॉट हुआ। अब यहाँ पर बोला गया है कि इस शेयर होल्डर में से एक शेयर होल्डर है, वन शेयर होल्डर हु होल्ड 4,000 शेयर्स। एक शेयर होल्डर है जो 4,000 शेयर होल्ड किया हुआ है, who did not pay the amount of allotment and call money then forfeited। हाँ, सवाल क्या बोला कि वो शेयर होल्डर जो 4,000 का ऑनर है, who होल्ड मतलब वो 4,000 का ऑनर है, did not pay the amount of allotment first call and call money final call money। अलॉटमेंट का जैसे हमारा दिमाग में आया कि उसने अलॉटमेंट का नहीं दिया, अरे अलॉटमेंट में तो एडवांस है, लेकिन क्या पूरा पैसा एडवांस है? नहीं, कुछ पैसा एडवांस है। अब जब कुछ पैसा एडवांस है, उस कुछ में इस व्यक्ति का भी तो कुछ होगा, तो उसका कितना है वो आपको जानना होगा। अभी मानकर चलो अलॉटमेंट का रेट 5 रुपया है और वो बंदा 4,000 शेयर का मालिक है। आप ढिंडोरा पीट रहे हो कि अलॉटमेंट में 4,000 शेयर का 5 रुपया करके उसने नहीं दिया, और आप बोलते फिर रहे हो कि उसने 20,000 रुपया नहीं दिया, मेरा 20,000 रुपया डूब गया। लेकिन आपका ये कहना गलत भी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो एडवांस में कुछ रखा हुआ, मान लेते हैं कि 10,000 रुपया रखा हुआ, तो 10,000 तो सभी शेयर होल्डर्स का है ना, उसमें इस 4,000 का भी कुछ ना कुछ तो होगा। चलो हम मान लेते हैं कि 700 रुपया है, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि उस 10,000 का एडवांस में 700 इसका है,
तो अभी जब ढिंढोरा पीट रहे थे कि उसने 20,000 नहीं दिया, तो ये आपका गलत को कहना होगा। आपको वहां पर क्या बोलना चाहिए, 20,000 में 700 लेस करके बोलना चाहिए उसने 19,300 नहीं दिया। तो आपको वो पता लगाना पड़ेगा प्रोराटा ट्रीटमेंट के अंतर्गत कि उसका कितना एडवांस अलॉटमेंट में रखा हुआ है। तो चलो हम एग्जांपल लेके अभी देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल में दिखाया था कि 45,000 अप्लाइड है और 40,000 अलॉटेड है, और यहाँ पर वो बंदा जो 4,000 शेयर का होल्ड किया हुआ है उसने अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया। वो बंदा जो 4,000 शेयर होल्ड किया हुआ है उसने नहीं दिया। किस में नहीं दिया, अलॉटमेंट में। तो एक बात याद रखना भाई, जब भी प्रोराटा का ट्रीटमेंट होगा, जब प्रोराटा आपने कंफर्म कर लिया कि नहीं ये क्वेश्चन प्रोराटा वाला ही है, इसमें प्रोराटा का ट्रीटमेंट होगा, तो उस बंदे का अलॉटेड और अप्लाइड आपको दोनों जान लेना होगा। अगर क्वेश्चन में अप्लाइड दिया हुआ है तो अलॉटेड जान लो, अगर अलॉटेड दिया हुआ है तो अप्लाइड को निकाल लो। ठीक है, जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन में क्या कहा था, 1 शेयर होल्डर हु होल्ड्स 4,000 शेयर। होल्ड का मतलब हो गया अलॉटेड, यानी उसको 4,000 शेयर मिला हुआ है। तो 4,000 शेयर अगर उसको मिला हुआ है तो हमें जानना पड़ेगा कि उसने अप्लाई कितना किया, उसका रेशियो यही वाला है। तो हम यहां पर निकाल लेंगे अप्लाइड शेयर्स। अप्लाइड शेयर्स वो हो जाएगा, अप्लाइड जब निकालोगे तो अप्लाइड को ऊपर रखो, जैसे 45,000 अप्लाइड था उसको ऊपर लिखेंगे और 40,000 को नीचे लिखो, इनटू 4,000 का निकालना है तो इनटू 4,000। तो यहां पर अगर आप निकालोगे कैलकुलेट करके तो 4,500 शेयर्स, यानी आज जो बंदा 4,000 शेयर का मालिक है उसने 4,500 शेयर यानी 4,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, राइट। तो जब ये अप्लाई किया होगा तो इससे हम एप्लीकेशन का मनी कितना लिए होंगे खुद ही बताओ, एप्लीकेशन मनी रिसीव। अगर वो 4,500 का अप्लाई किया होगा तो एप्लीकेशन का 2 रुपया के हिसाब से कंपनी को डेफिनेटली 9,000 रुपया दी होगी। लेकिन क्या कंपनी उसको 4,500 दिया एप्लीकेशन मनी ड्यू? नहीं सर, उसको तो 4,000 शेयर दिया गया। तो उससे आपको लेना कितना चाहिए था सर? उससे हमको 8,000 लेना चाहिए था, बट उसने आपको तो 9,000 जमा करके चला गया। यस सर, इसका मतलब 1,000 रुपया उसका बच रहा है जो आपके पास एडवांस के तौर पे रखी हुई है, और आपने इसका पैसा को लौटाया नहीं। आपने क्या कहा था इनको कि आपका पैसा को एडजस्ट कर दिया जाएगा अलॉटमेंट में। अब जब बात अलॉटमेंट की आई, अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो आप 4,000 शेयर्स का 2 रुपया करके आपको मांगना चाहिए। 2 रुपया नहीं, अलॉटमेंट का 5 रुपया है, 3 रुपया प्लस 2 रुपया प्रीमियम, तो 4,000 शेयर्स का 5 रुपया करके जब आपने उससे 20,000 रुपया मांगा तो आपका दिमाग को कहना चाहिए कि इस 20,000 में उसका ऑलरेडी 1,000 जमा है, यानी वो कितना नहीं दिया आपको? 19,000 रुपया। तो इसको हम लोग कहेंगे कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स कहलाएगा, यही 90,000। लेकिन अगर आप ये कैलकुलेशन नहीं करते और डायरेक्टली आप पहुंच जाते हो कि उस बंदे ने 4,000 शेयर्स का 5 रुपया करके 20,000 नहीं दिया, 20,000 नहीं दिया, तो ये कहना आपका गलत होगा। उस 20,000 में ऑलरेडी 1,000 जमा है, तो आपने 19,000 रुपया नहीं दिया। इसको आपको वहां पर जब आप अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियर्स दिखाओगे तो वहां पर कॉल्स इन एरियर्स में 20,000 नहीं लिखकर डायरेक्ट 19,000 रुपया लिखकर आपको जर्नल एंट्री पास करना होगा। अभी हम आपको सिंपली इसका जर्नल एंट्री तो जरा बता देते हैं। जैसे कि 47,000 एप्लीकेशन आपके पास आया था, तो पहला एंट्री आपका होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 47,000 इंटू 2 94,000 अप्रोक्स 94,000 ही होगा। दूसरा एंट्री हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। सबसे पहले आप डेबिट में 94,000 लिखोगे, कैपिटल में लिखोगे 40,000 शेयर इशू किया तो 40,000 इंटू 2 यानी 80,000 लिखोगे। टू शेयर अलॉटमेंट में कितना लिखोगे? 5,000 का एडजस्ट हुई थी, 5,000 इंटू 2 10,000 रुपया जाएगा शेयर अलॉटमेंट में, और बैंक में कितना जाएगा? 2,000 शेयर इंटू 2 यानी 4। देखो आपका 94,000 आ गया। अब अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री कर रहे हो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो कैपिटल में लिखोगे जाके 40,000 इंटू 3 1,20,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में लिखोगे 40,000 इंटू 2 80,000, यानी डेबिट में हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट में 2 लाख, दोनों जोड़ के। अब उसको आपको ध्यान में रखना होगा कि अलॉटमेंट में 5,000 शेयर्स का 2 रुपया करके 10,000 मेरे पास एडवांस में जमा है। तो हमने कहा कि आप डायरेक्ट भी एंट्री कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट, बट यहाँ कॉल्स इन एरियर्स भी होगा क्योंकि एक बंदे ने नहीं दिया था। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट में आप 2 लाख मत लिखना, डायरेक्टली आप 1,90,000 लिख दो, क्योंकि 10,000 आपको पहले ही मिल चुका है। तो 2 लाख में 10,000 लेस कर दिया, 1,90,000 क्रेडिट किया। और डेबिट में कॉल्स इन एरियर्स में जाके लिखो कॉल्स इन एरियर्स 19,000 रुपया, और उस 1,90,000 में 19,000 लेस करके जो रेस्ट बचेगा वो चला जाएगा बैंक में।
उसके बाद फिर फर्स्ट कॉल में, फाइनल कॉल में जैसे नॉर्मल आपका एंट्री होता है उसी तरह से एंट्री करो। कॉल्स इन एरियर्स में कोई ट्रीटमेंट करने का जरूरत नहीं है। अब 4000 शेयर्स का फर्स्ट कॉल का अगर नहीं दिया होगा तो 3 रुपया करके 12000, फाइनल कॉल में कॉल्स इन एरियर्स हो जाएगा 4000 इंटू 2 8000। उसके बाद आप फाइनल कॉल के बाद फॉर फ्यूचर का एंट्री करो, रीइश्यू करो जैसे बोलेगा। तो इस तरह से हमने एक बार में मतलब इस पूरे शेयर्स का टॉपिक को कवर करने का कोशिश किया। सब कुछ तो कवर नहीं हो पाएगा इस 45 मिनट या 20 मिनट या 30 मिनट का वीडियो में, तो जो भी हो हमने कोशिश किया कि हर चीज को एक हम लोग जो क्रैश कोर्स करवाते हैं, क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि वेरी फास्ट चैप्टर को एक बार रिवाइज करवा देना। तो वेरी फास्ट में हमने आपको रिवाइज करके शुरू से लेकर लास्ट तक हमने फॉर फ्यूचर, ओवर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन एरियर्स, सारा ट्रीटमेंट को समझाने का कोशिश किया। तो ठीक है।